गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेली करंट अफेयर्स में 9 जुलाई का करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहले जीएस पेपर 1 की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में आषाढ़ मासम बोनम ऑफरिंग, ये एक फेस्टिवल है जो कि आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है और वहाँ की कनक दुर्गा टेम्पल, तो इसे हम देख लेंगे। फिर जीएस पेपर 1 में ही ज्योग्राफी से रिलेटेड है। फिशरमैन मिसिंग आफ्टर एनकाउंटर विद मार्लिंग। मार्लिंग क्या है? ये एक प्रेडेटरी फिश होती है, तो इसे देखेंगे। फिर उसके अलावा EMRS एंड NESTS इनिशिएटिव फॉर ट्राइबल एजुकेशन। फिर परख RS रिजल्ट्स एंड स्टेट परफॉर्मेंस। पेपर 2 से रिलेटेड आज काफी सारे एडिटोरियल में डिस्कशन है कि जो इलेक्टोरल रोल का रिवीजन चल रहा है बिहार में, तो उसके जो भी प्रोस एंड कॉन्स हैं, और इसको लेके जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनका विरोध भी चल रहा है, तो इसे हमें देखना होगा। फिर इसके अलावा जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से FATF की रिपोर्ट आई है। उसमें बताया गया है कि कैसे जो है वो टेरर फाइनेंसिंग का रिस्क होता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन इंडिया, कि कैसे जो है वो टेररिज्म की एक्टिविटीज के लिए आजकल ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग को लेके एक आर्टिकल है। फिर कर्नाटका में 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको की डेवलप करने की बात चले, तो इसके नाम हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा बुल्गारिया ने भी यूरो को अडॉप्ट कर लिया है और 2026 से वहां पे यूरो चलने लगेगा। और फिर यूएस ने बोला है कि वो कॉपर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे जो है वो टैरिफ लगाने की धमकी दी है ट्रम्प ने, क्योंकि 9 जुलाई को जो है वो जो डेडलाइन थी वो खत्म हो रही है, तो उसको लेके है। फिर इसके अलावा ब्रिक्स से रिलेटेड न्यूज है कि ब्रिक्स ने जो यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। फिर इसके अलावा ग्रेट हॉर्नबिल साइटिंग इन इजिमाला केरला। फ्लड्स आए हैं बिटवीन चाइना एंड नेपाल, तो ये देख लेंगे। इसके अलावा केरला हाई कोर्ट ऑर्डर कंडीशनल अरेस्ट ऑफ MSc अतिकेता 2। फिर इंडिया और ब्राजील के टाइज को लेके एक आर्टिकल निकला है। इसके अलावा एरास्मस प्लस प्रोग्राम EU और इंडिया के बीच का है ये प्रोग्राम। फिर इसके अलावा साइंस टेक की बात कर लें तो क्रिस PR-Cas9 DNA जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके एक नई राइस वैरायटी को डेवलप करने किया जा रहा है। और इसके अलावा एंड में लास्ट में अगर हम स्पोर्ट्स की बात कर लें तो अनिमेश कुजूर, इन्होंने जो है वो नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है 100 मीटर्स में, और ये अभी तक के फास्टेस्ट एथलीट बन गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम, तो फर्स्ट आर्टिकल है हमारा जीएस पेपर 1 से रिलेटेड, आषाढ़ मासम बोनम ऑफरिंग एट कनक दुर्गा टेम्पल। कनक दुर्गा टेम्पल विजयवाड़ा में है। और यहाँ पे जैसे तेलंगाना का बोनालू फेस्टिवल है, वैसे यहाँ पे भी आषाढ़ मासम बोनम मनाया जाता है। और इसमें मिट्टी के घड़ों में चावल और जैगरी को ले के जो है वो टेम्पल में ले जाते हैं और वहां पे काली माता को वहां पे चढ़ाया जाता है। और ये जो बोनम फेस्टिवल है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसमें चावल पकाया जाता है मिट्टी के घड़े में और महाकाली को चढ़ाया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, और जो नाम है ये कनक दुर्गा टेम्पल कहाँ है? ये विजयवाड़ा में है। फिर एक ज्योग्राफी से रिलेटेड एक न्यूज देख लें तो सिएरा लियोन का एक आइलैंड है, टर्टल आइलैंड, उससे रिलेटेड न्यूज है कि वहां के जो इनहेबिटेंट्स हैं उनको कहा जाता है न्यांगाई। तो ये हमारे लिए इसका लोकेशन और ट्राइब का जो नाम है, ये कभी कभी ज्योग्राफी में
पूछ देते हैं, ट्राइब का नाम दे देंगे और फिर कंट्री का नाम दे देंगे कि ये कंट्री कहाँ पे है। और टर्टल आइलैंड की बात करें तो ये सिएरा लियोन में है। सिएरा लियोन जो है वो वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है और वहां पे बताया गया है, रिपोर्ट में आया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो यहाँ के जो लोकलाइट्स हैं उनको खतरा है, उनको डिस्प्लेस होना पड़ रहा है क्योंकि सी लेवल बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो है वो आइस जो है गल रहा है और उनकी वजह से जो है वो सी बढ़ रहा है लेवल, और टेम्परेचर और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। तो इस वजह से इन लोगों को ये जगह जो है वो छोड़नी पड़ी है। और ये सिएरा लियोन के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी वहां के स्टडी में पाया गया कि ये जो आइलैंड है ये काफी जो है वो डूब गया है। सिएरा लियोन जो है ये काफी क्लाइमेट चेंज का इस पे काफी इफेक्ट पड़ता है क्योंकि ये लो लाइन कोस्टल ज्योग्राफी होने की वजह से इसकी, और यहाँ पे जो है वो रेन फेड एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी है लोगों की। ये एक छोटी सी कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है। तो ये इसका लोकेशन और जो ट्राइब के नेम है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर फिशरमैन मिसिंग आफ्टर एनकाउंटर विद मार्लिन। मार्लिन क्या है? मार्लिन एक खतरनाक फिश होती है, प्रिडेटरी फिश होती है जो कि बहुत ही अटैक अटैक करती है ये। और इंडिया में जो है वो आंध्र कोस्ट पे जो है वो एक इंसान पे अटैक कर दिया इस फिश ने, और उसकी वजह से जो है वो फिर वो मिले नहीं। और ये जो फिश है इसका वेट होता है 80 to 200 किलोग्राम। और ये काफी वैल्यूएबल मानी जाती है, ये काफी महंगी भी होती है। और इसका जो यूज है वो स्पोर्ट्स में वगैरह में इसका यूज किया जाता है। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है कि फिश क्या है। ये एक एपेक्स प्रेडेटरी है जो कि पाई जाती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स अराउंड द वर्ल्ड में। काफी ये महंगी होती है, गेम फिश होती है ये, और ये जानी जाती है बहुत तेजी से दौड़ने के लिए, मतलब इसका ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये इनका जो वेट है वो 1000 पाउंड तक भी हो सकता है। तो और इनके कंजर्वेशन के लिए भी काफी एफर्ट्स जो है वो किए जा रहे हैं। फिर एक स्टडी में पाया गया है कि कैसे जो आइस जो है वो मेल्ट कर रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लेशियर्स है, उनका जो इम्पैक्ट है वो वोल्केनिक एक्टिविटीज पे भी पड़ रहा है। स्टडी में पाया गया है कि रैपिड मेल्टिंग की वजह से ग्लेशियर्स के खतरा होता है और भी ज्यादा वोल्केनिक एरप्शंस का। स्पेशली अगर वेस्ट अंटार्कटिका की बात कही गई है इस रिपोर्ट में कि 100 से ज्यादा जो वोल्केनोज हैं वो थिक आइस के नीचे दबे हुए हैं, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से माना जा रहा है कि इनके फटने का ज्यादा खतरा है। और पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, न्यूजीलैंड, रशिया, इन सब में भी जो है वो बड़ी जो वोल्केनिक एक्टिविटी है, माना जा रहा है कि उसमें इंक्रीज हो सकता है। तो इस रिपोर्ट में ये सारी फाइंडिंग्स आई हैं। और ये जो आइडिया है कि आइस मेल्टिंग का इफेक्ट जो है वो वॉल्केनिक एक्टिविटीज पे भी होता है, ये पहली बार प्रपोज किया गया था 1970 में। और हिस्टोरिकल एविडेंस भी हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। और ड्यूरिंग मेजर ग्लेशिएशन पीरियड इन आइलैंड between 15,000 and 10,000 years ago, volcanic eruptions rate were 30 to 50 times हायर देन करंट रेट। तो इसमें बताया गया कि कैसे अभी का जो रेट है वॉल्केनिक इरप्शंस का, वो 10 से 15 हजार साल पहले जो है वो बहुत ज्यादा था। उस टाइम पे जो है वो ग्लेशियर्स नहीं थे, ग्लेशियर्स कम थे। और रिसर्चर्स ने एग्जामिन किया चिली के मोको चॉस्चुन को वोल्केनो को। और जो एज ऑफ वॉल्केनिक रॉक है इसका, ये बताया गया कि काफी ये पुराना है, मतलब आइस एज के टाइम का ये है। और वहां पे इन्होंने थिक आइस शीट जो है उसे भी डिस्कवर किया है, और बताया है कि जो वॉल्केनो था वो सप्रेस्ड हो गया था वॉल्यूम में करीब 26,000 से 18,000 साल पहले। तो ये इसकी फाइंडिंग्स हैं।
तो ग्लोबल वार्मिंग का काफी सीवियर इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पूरे एनवायरनमेंट पे। फिर नेक्स्ट अगर हम आर्टिकल देख लें तो EMRS, ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है। ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक फ्लैगशिप स्कीम है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो ऐसे बच्चे जो कि ट्राइबल जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनकी एजुकेशन के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, मिनिस्ट्री का नाम देके पूछ सकते हैं कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है या एजुकेशन मिनिस्ट्री में आता है। तो ये हमें इसको हमें याद रखना होगा। और इसमें अभी फाइंडिंग्स आई हैं कि जो ये स्कूल्स हैं, इनके काफी सारे बच्चे IIT और नीट क्वालिफाई किए हैं। तो ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके तहत ये है कि जो ग्रुप वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, उन बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, ताकि उनका जो एजुकेशनल आउटकम है वो काफी बेहतर हो सके। तो ये है कि अ, इससे काफी हेल्प मिली है ट्राइब्स बच्चों को। और जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, ये स्टैब्लिश किए गए थे टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टूडेंट्स इन रिमोट एरियाज। तो ये हमारे लिए एग्जाम इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। फिर एक फाइंडिंग्स आई हैं, परख RS, द परफॉर्मेंस असेसमेंट रिन्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, राष्ट्रीय सर्वेक्षण। इसे पहले कहा जाता था नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो इसकी फाइंडिंग्स आई हैं, इसमें बहुत सारे स्टेट्स का जो है वो स्टडी किया गया, और इसमें पाया गया है कि जो बच्चों का स्कूल परफॉर्मेंस है वो कहाँ कहाँ ज्यादा बेहतर पाया गया है। ये है आपके पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरला, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और चंडीगढ़। तो इनकी जो रैंकिंग है वो काफी अच्छी है। और इसमें ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 9 तक के बच्चों का जो है वो इनको डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे इनका टेस्ट हुआ। और उसमें पाया उन्हें देखा गया कि इनकी मैथमेटिकल स्किल्स कैसी हैं, वोकैबलरी कैसी है, डिफरेंट इंडिकेटर्स पे इनकी टेस्टिंग हुई है। तो जो जो फाइंडिंग्स हैं वो उसमें आई हैं। और अगर हम बात कर लें तो पंजाब, केरला, चंडीगढ़, इनको जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स ये हैं फॉर ग्रेड 9। उसी तरह ग्रेड 3 की अगर बात कर लें तो उसमें केरला, पंजाब, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये एक नेशन वाइड सर्वे है जो कि पीरियोडिकली कंडक्ट कराया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि NAS किसके द्वारा कराया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये कराया जाता है। फिर बिहार का जो इलेक्टोरल रोल है, रिवीजन चल रहा है, उसको लेके काफी सारे आर्टिकल निकले हैं। और इसमें कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई है। जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनका कहना है कि जो स्पेशल इलेक्टोरल रोल रिवीजन चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उनका मानना है कि इसमें बहुत सारे जो इलेक्टर्स हैं उनका वोटिंग राइट जो है वो छीन छीन जाएगा। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसने कहा है कि 2003 तक जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उसके बाद जो भी इलेक्टर्स हैं उनको प्रूफ देना होगा, उनको 11 डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एज ए प्रूफ देने होंगे, तब जाके उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में आएगा। इसको लेके है कि काफी कम टाइम है, क्योंकि जून में जो है ये रिवीजन स्टार्ट हुआ है और नवंबर में वहां पे इलेक्शंस होने हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि ये फ्री और फेयर एक रूटीन प्रोसेस है, जिसके थ्रू ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो इलेक्टर्स हैं वो कितने की डेथ्स हुई, कितने जो है वो ज्यादा हैं, कौन बाहर चला गया। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी स्टेट का वोटर है लेकिन काफी टाइम से वो किसी और स्टेट में रह रहा है, तो वो उसको वहीं पे वोटिंग करना होगा जहाँ पे वो फिलहाल रहता है। इसको लेके है, और इसमें बताया गया है कि कैसे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950 का, इसमें काफी सारे रूल्स हैं जो कि इनके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये राइट है कि वो टाइम टाइम पे जो है वो इलेक्टोरल रूल्स का जो है वो रिवीजन करवाए।
तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक इसके पहले ऑर्डर भी आया था कि इलेक्शन कमीशन का रोल, चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का है, तो क्या इसका इम्पैक्ट जो है अगर किसी को ना मिले देखने को कि मतलब किसी को वोटिंग राइट जो है वो अगर छीन लिया जाता है डॉक्यूमेंट्स के अभाव में, तो वो क्या वो सही होगा? क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से उम्र के का हो चुका है और इंडिया का सिटीजनशिप है, तो उसको वोटिंग राइट्स होते हैं। उसके लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जैसे अनसाउंड माइंड का होना, उस केस में उसको वोटिंग के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। लेकिन बाकी अगर डॉक्यूमेंट्स का अभाव है, तो उसकी डॉक्यूमेंट को देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट की ही होती है। जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, अगर उनके पास किसी भी तरह से अगर नहीं है, तो वो कैसे शो करेंगी? तो इसको लेके ये पूरा विवाद है। तो इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया गया है अपोजिशन लीडर्स के द्वारा। तो अब इसमें जो है वो गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ऑर्डर आएगा। फिर इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो बिहार गवर्नमेंट की ही है। बिहार में जो है वो डोमिसाइल रूल लागू किया गया है वुमेन कोटा में। और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जो एग्जिस्टिंग कोटा है वुमेन का 35% का, उसमें सिर्फ बिहार की जो महिलाएं हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। डोमिसाइल होना जरूरी है। तो बिहार में जो जॉब्स रहेंगी उनको उनमें जो 35% कोटा है वुमेन का वो वहीं की महिलाओं के लिए होगा। और अगर हम 35% कोटा की बात करें, तो ये बिहार में जनवरी 2016 को लागू हुआ था। फिर एफएटीएफ की एक रिपोर्ट आई है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक ग्लोबल वॉचडॉग है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो इंडिया में दो जो है वो टेररिस्ट अटैक हुए थे, उनका जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। उसमें इनकी एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि कैसे इंडिया में टेररिस्ट अटैक को करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज का यूज किया है और उसके अलावा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का यूज किया गया है। तो एक अटैक हुआ था गोरखनाथ टेम्पल उत्तर प्रदेश में। और वहां पे जो टेरर जो ग्रुप था ISIL, उसकी आइडियोलॉजी को से इन्फ्लुएंस होके वहां पे अटैक किया था। तो इसमें बताया कि इसमें ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज का यूज किया गया। और जो दूसरी फाइंडिंग्स थी वो पुलवामा जम्मू कश्मीर में जो अटैक हुआ था, सुसाइड बॉम्बिंग का हुआ था केस फरवरी 2019 में, और उसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। तो उसमें बताया गया कि कैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज किया गया। और अमेजोन के थ्रू जो एल्यूमिनियम पाउडर है उसको मंगवाया गया था, जिसका जो यूज है वो एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को बनाने के लिए किया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि कैसे जो है वो रिपोर्ट में हमने बताया है एफएटीएफ ने कि टेररिस्ट जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मार्केट प्लेस का यूज कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड भी इसका स्कोप हो रहा है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। और जो क्रिमिनल्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो बायर्स बन के जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है वो खरीदते हैं। और तो इसको रोकने के लिए जो गवर्नमेंट्स हैं उनको अब आगे इनिशिएटिव लेना होगा। एफएटीएफ की अगर हम बात कर लें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। और ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी 1989 में। और G7 के इनिशिएटिव के थ्रू ये बना था। और ISIL की अगर हम बात करें, ये जो कीवर्ड है आई, ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवान, ये एक मिलिट्री ग्रुप है और पहले ये अनरिकॉग्नाइज था। और ये फंडामेंटलिस्ट होते हैं, सलाफी जिहादिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ सुन्नी इस्लाम इसको ये मानते हैं। और जैश ए मोहम्मद भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान बेस्ड देवबंदी जिहादिस्ट मुजाहिदीन ग्रुप है। ये कश्मीर में एक्टिव है। और इसका एम है टू सेपरेट कश्मीर फ्रॉम इंडिया एंड मर्ज इट इनटू पाकिस्तान। इसके लिए टाइम टू टाइम जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज इंडिया में करवाते रहते हैं। फिर सिप्री की एक रिपोर्ट आई है। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि एक देखता है कि ग्लोबल जो है वो कितनी मिलिट्री स्पेंडिंग हो रही है।
तो इन्होंने अभी बताया कि अभी नाटो ग्रुप की समिट हुई थी जून में, और उसमें जितने भी मेंबर नेशन है उन्होंने कमिट किया है कि वो अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे अप टू 5%, 5% तक बढ़ा देंगे जीडीपी का। और इनका बाय 2030, 2035 तक। और ये जो डिसीजन लिया गया है, ये रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ शार्पिंग ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग इन रिसेंट ईयर्स, कि काफी आगे इस जो हाल फिलहाल के जो साल रहे हैं इसमें जो स्पेंडिंग है वो मिलिट्री के क्षेत्र में बढ़ी है। और 2024 की बात करें तो सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 2.718 ट्रिलियन का जो है वो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग हुई है, और 1988 के बाद से इसको हाईएस्ट माना जा रहा है। और इतनी ज्यादा स्पेंडिंग क्यों हुई है? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और अभी हाल फिलहाल जो है वो इंडिया पाकिस्तान और इसराइल और ईरान का भी इशू हुआ है। तो इसीलिए जो भी कंट्रीज हैं अपनी सेफ्टी को लेके उनका कहना है कि हमें भी अपनी स्पेंडिंग जो है वो बढ़ानी होगी। और इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स में बताया गया है कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो सबसे ज्यादा उसने मिलिट्री स्पेंडिंग की है, उसके बाद चाइना है, फिर रशिया है। तो अगर हम नंबरिंग कर लें तो सबसे टॉप पे यूएस, चाइना, रशिया, जर्मनी, और फिफ्थ पे है इंडिया। और इंडिया ने जो है वो 86.1 बिलियन डॉलर के लगभग खर्च किया है अपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स को बढ़ाने के लिए। फिर कर्नाटका से रिलेटेड न्यूज है कि कर्नाटका में तीन वाटर प्रोजेक्ट हैं जिनको की अप्रूवल के लिए जो गवर्नमेंट है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है। और ये जो तीन प्रोजेक्ट्स हैं ये हैं यतना होल, कलासा बांधुरी और अपर भद्रा प्रोजेक्ट। और उन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट है केंद्र सरकार जो है वो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 2 के लिए भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो ये जो यतीना होल प्रोजेक्ट है ये वेस्टर्न घाट्स में इसको बनाने की बात हो रही है, हसन डिस्ट्रिक्ट में। और कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट है, इसको लेके गोवा स्टेट के साथ जो है वो कर्नाटका का इशू है। और अपर भद्रा जो प्रोजेक्ट है ये भी एक इरिगेशन से, ये तीनों प्रोजेक्ट जो है वो इरिगेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं। तो इनका नाम हमें याद रखना है कि कौन से स्टेट से रिलेटेड ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू बुल्गारिया। बुल्गारिया जो यूरोपियन यूनियन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने फाइनल अप्रूवल दे दिया है फॉर बुल्गारिया टू अडॉप्ट द यूरो ऑन January 1, 2026। तो बुल्गारिया जो है वो 21st मेंबर हो जाएगा जो कि सिंगल करेंसी एरिया में आ गया है। मतलब अब यहाँ पे भी जो है वो जो यूरो है उसका यूज होगा। इसके पहले बुल्गारिया की में लेव करेंसी चलती थी, और अब 2026 से January 1, 2026 से वहां पे यूरो जो है वो चलेगा। और यूरोपियन यूनियन में 19 इयर्स पहले जो है वो बुल्गारिया जो है वो आया था। इसने ज्वाइन किया था January 1, 2007 को। और अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो जो जो यूरो जोन है वो स्टेब्लिश हुआ था 1999 में। और इसमें जो यूरो है उसको एज अ वर्चुअल करेंसी अडॉप्ट किया गया था। और उसके बाद जो है वो यूरो बैंक नोट्स और कॉइन्स का इंट्रोडक्शन हुआ था 2002 में। तो जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको स्पेसिफिक इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है वो मेट करते हैं, तभी उनको फिर जो है वो यूरो अडॉप्ट करने का दिया जाता है। तो जो यूरो है ये ऑफिशियल करेंसी है यूरो जोन की, और इसमें 19 मेंबर स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन की। फिर टेरिफ वॉर से रिलेटेड न्यूज है कि ट्रम्प ने बोला है कि इंडिया का जो कॉपर इंपोर्ट वो करते हैं, तो अभी 9 जुलाई तक जो है वो इंडिया को ट्रेड डील करनी थी। 3 मंथ्स का जो डेडलाइन दिया गया था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और बाकी कंट्रीज को। तो अभी बहुत सारी कंट्रीज के साथ उनकी कोई भी ट्रेड निगोशिएशन अभी बातचीत चल रही है बट डील्स नहीं हुई हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि वो कॉपर इंपोर्ट पे 50% तक का टैरिफ लगा सकते हैं, और फिर कहा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे भी जो है वो 200% तक का टैरिफ लगा सकते हैं।
और इनका जो है वो इम्प्लीकेशन इंडिया के लिए ज्यादा होगा, क्योंकि इंडिया जो है वो जेनरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूरोप के लिए, और कॉपर भी जो है वो एक्सपोर्ट करता है। और अगर हम 24-25 की बात करें, तो इंडिया ने 2 बिलियन वर्थ का कॉपर जो है वो एक्सपोर्ट किया था, और कॉपर प्रोडक्ट्स ग्लोबली। और इसमें जो यूएस है उसको जो है वो $360 मिलियन के लगभग इम्पोर्ट किया गया था। और यूएस जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ओवरसीज मार्केट है फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी। तो अभी देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि अभी निगोशिएशन चल रहा है और इंडिया के साथ अभी कोई मैकेनिज्म जो है वो ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हो पाई है। फिर ब्रिक्स कंट्रीज ने रिजेक्ट कर दिया है यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उसको। और इनका कहना है कि इस तरह का जो ट्रेड मेजर है ये एक तरह से क्लाइमेट कंसर्न्स के जो गाइस में जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है ब्रिक्स कंट्रीज और अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके गुड्स के ऊपर। सीएम क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो यूरोपियन यूनियन है वो जो गुड्स को इंपोर्ट करता है बाहर कंट्री से, उन पे जो है वो हायर टैक्सेस लगाता है अगर वो जो उनके जो परमिटेड नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं करती हैं। उनका मानना है कि इससे जो डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ से जो कार्बन लीकेज हो रहा है उसको रोकने के लिए इन्होंने इस तरह का ये मैकेनिज्म ले आया है। तो ब्रिक्स कंट्रीज ने इसको स्ट्रांगली कंडेम किया है और रिजेक्ट कर दिया है। और इंडिया और चाइना शुरू से ही इसके काफी इनका विरोध किया है इन्होंने, और उन्होंने बोला है कि ये यूनिलेटरल है और अनफेयर ट्रेड बैरियर है। और ब्रिक्स नेशन जो है वो लार्ज इकोनॉमिक जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनको जो है ये रिप्रेजेंट करता है। इसमें स्टेटमेंट जारी किया है कि सीबीएम जो है वो इसका इन्होंने निंदा किया है। और अगर हम बात कर लें तो ये जो मैकेनिज्म अडॉप्ट हुआ है इसको कहा गया है कि द लीडर्स फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। तो इसमें जो है ये सारी बातें कही गई हैं। और यूएन एफसीसी का जो क्लाइमेट चेंज का जो प्रोविजंस है 1994 में बना था, तो ये माना जा रहा है कि इसका काफी ये सीवियर जो है वो उल्लंघन किया जा रहा है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को अगर हम देख लें तो ये यूरोपियन यूनियन का फिट फॉर 55 पैकेज, इसके तहत इन्होंने ये जारी किया है। इनका कहना है कि इनका एम है टू रिड्यूस यूरोपियन यूनियंस नेट ग्रीन हाउस इमिशंस। इनका मानना है कि 2030 तक जो है इनको 19 का जो लेवल था 1919 का उससे कम 55% रिडक्शन इनको करना है। तो इसी के लिए ये इन्होंने ये मेजर्स जो है वो अडॉप्ट किए हैं। ब्रिक्स की अगर हम बात कर लें तो ब्रिक्स का जो एक्रोनिम है उसका मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनको उनका ये एक ग्रुप है। और अभी इसकी 7 जुलाई से 9 जुलाई तक ब्राजील में समिट हुआ है। और समिट की बात करें तो इसमें काफी सारे निर्णय लिए गए हैं डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं कंट्रीज में उसके रिगार्डिंग। फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक न्यूज है, ग्रेट हॉर्नबिल, इसको ऑब्जर्व किया गया है केरला में। केरला का एक कैंपस है इजिमाला नेवल एकेडमी कैंपस, वहां पे ये देखने को मिला है। और ग्रेट हॉर्नबिल जो है वो टिपिकली केरला के में पाया जाता है, जो कि वहाँ की एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में होता है। जैसे कि जो साइलेंट वैली है और एथरापल्ली है, अलारम है, पराम्बिकुलम है, वहां पे कोस्टल एरियाज के पास ये देखे जाते हैं। और हॉर्नबिल्स जो है ये इंडेंजर्ड लिस्ट में है, आईयूसीएन की जो लिस्ट है उसमें इंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये। और इनका प्रोटेक्शन होता है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसके शेड्यूल 1 के तहत। और ये हॉर्नबिल फैमिली का एक लार्जर मेंबर होता है जो कि इंडिया के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया और सुमात्रा में पाए जाते हैं। और ये फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, स्मॉल मैमल्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट। तो ये हमारे लिए एनवायरनमेंट में इनके बारे में पूछा जा सकता है। फिर डेवास्टेटिंग फ्लड्स आए हैं बिटवीन चाइना एंड नेपाल। और वहां पे काठमांडू के पास एक रिवर है जिसका कि नाम है रासू वागाड़ी। और वहीं पे फ्रेंडशिप ब्रिज है जो कि कनेक्टिव लिंक है बिटवीन चाइना और नेपाल।
तो वहां पे बाढ़ आई है। तो ये भोते कोशी रिवर, ये हमारे लिए नाम इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे ये जो है वो रिवर राफ्टिंग और इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। और ये सिग्निफिकेंट ट्रेड रूट है बिटवीन नेपाल एंड चाइना। ब्रिक्स समिट की ही अगर हम बात कर लें, तो ब्रिक्स समिट में इंडिया और ब्राजील के बीच जो है वो बायलेटरल समिट हुई है। और वहां पे मोदी जी ने कहा है कि कैसे जो है वो इंडिया और ब्राजील के रिश्तों को सुधारने के लिए जो है, जो गवर्नमेंट है वो काफी सीरियस है। और साथ ही साथ जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं उनको लेके बातचीत हुई। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस, ब्राजील का ये हाईएस्ट स्टेट ऑनर है, इससे इनको प्रेजेंट किया गया है वहां के प्रेसिडेंट के द्वारा। और 6 एग्रीमेंट जो है वो साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील, जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कॉपरेशन, और इसके अलावा टेररिज्म के से रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर। और इसमें बात कही गई है कि इंडिया और ब्राजील जो है कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर अडॉप्शन ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेयर यूपीआई इन ब्राजील। और इसके लिए जो इंडिया है वो टेक्निकल जो है वो कॉपरेशन करेगा, उनको हेल्प जो है वो प्रोवाइड करेगा। फिर यूरास्मस प्लस एक प्रोग्राम है, इसका नाम है, ये प्रोग्राम जो है वो यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच का प्रोग्राम है, तो इसका नाम याद रखिए। और एकेडमिक स्टडीज के साथ साथ जो है वो ट्रेनिंग देना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, स्टाफ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो है वो ये होता है, जिसमें कि एक्सचेंज किया जाता है यूथ को फॉर एजुकेशन और स्पोर्ट ट्रेनिंग के लिए। और इस प्रोग्राम का एम है टू प्रमोट मोबिलिटी एंड कॉपरेशन अमंग द कंट्रीज। फिर अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज जो है वो साइंस टेक की है, जीन एडिटिंग से रिलेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, जो कि दिल्ली में है। और इन्होंने कहा है कि इन्होंने क्रिस्पर कैस 9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके जो फॉस्फेट अपटेक है और ट्रांसपोर्टेशन है जेपोनिका राइस वैरायटी में, उसमें ये सक्सेसफुल हुए हैं। और ये एक इनोवेटिव अप्रोच है, और इसकी वजह से जो राइस लाइन्स है उनके जो काफी जो है वो इंक्रीज हुआ है सीड्स में और पैनिकल के नंबर्स में। और इससे जो ओवरऑल यील्ड है ये बढ़ी है। फास्फोरस की बात कर लें, तो फास्फोरस जो है वो क्रूशियल होता है प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए और ऑप्टिमल डेवलपमेंट के लिए। और जब प्लांट्स में जो है वो सफिशिएंट फास्फोरस नहीं होता है तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सफर करती है। और फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स का बहुत यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में भी जो प्लांट्स हैं वो 15 से 20% ही जो है अप्लाइड अमाउंट का उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो जीन एडिटेड राइस लाइन जो है, अगर ये काफी आगे के रिसर्चेस में और भी एफिशिएंट शामिल हुए तो ये एक बड़ा अचीवमेंट रहेगा, जिससे जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। फिर लास्ट न्यूज जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अनिमेश कुजूर, इन्होंने ये फास्टेस्ट मैन बन गए हैं इन इंडिया बाय सेटिंग अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द 100 मीटर स्प्रिंट। और इन्होंने जो है वो 10.18 सेकेंड में जो है वो ग्रीस में ये रिकॉर्ड बनाया है। ये पहले इंडियन है टू कंप्लीट द 100 मीटर इवेंट इन अंडर 10.2 सेकेंड्स। और हाल फिलहाल में और भी जो एथलीट्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उनमें इम्प्रूव हुआ है। और इंडिया की बात करें तो अभी के लिए ये जो है वो फास्टेस्ट रनर जो है वो इंडिया के बन गए हैं। और जो सबसे ज्यादा तेज दौड़ने का रिकॉर्ड है वो उसेन बोल्ट के नाम पे है। 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका, और इन्होंने 9.58 सेकेंड में जो है वो ये रिकॉर्ड बनाया था 2009 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन बर्लिन। तो ये 9 जुलाई से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी।